Hello everyone, welcome back to our channel, We the Learners. This video is specially for the masterminds of class 9th, as we are going to discuss a poem from class 9th book. And the name of the poem is The Road Not Taken by Robert Frost. Explanation शुरू करने से पहले जान लेते हैं थोड़ा सा पोएट के बारे में. जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, he is an American poet. He writes simply but insightfully about common ordinary experiences. इनका जो लिखने का तरीका है, सिंपल सी चीजों को एक सिंपल से अंदाज में लिखते हैं, लेकिन एक बहुत गहरा और डीप मीनिंग हमें देते हैं. एक लाइफ लेसन हमें इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है. पोएट होने के साथ साथ ये एक टीचर भी रहे हैं, और टीचर के साथ साथ ये एक किसान भी रहे हैं. He has also been a farmer in his life. और इनकी जो जितनी भी राइटिंग्स हैं उनमें ज्यादातर हमें ग्रामीण आंचल और जो नॉर्मल लाइफ होती है उनमें जो लेसन्स काम आते हैं, वही जो नॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं नॉर्मल लाइफ से, वो हमें इनकी राइटिंग्स में ज्यादातर देखने को मिलता है. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पोएम द रोड नॉट टेकन. अब ये देखो, टाइटल भी इन्होंने कितना इंटरेस्टिंग दिया है कि इन्होंने सिर्फ उस रोड का जिक्र नहीं किया जो इन्होंने चूज किया, बल्कि उसके साथ साथ उस रोड का भी जिक्र किया जो इन्होंने नहीं चूज किया. द रोड नॉट टेकन, जो नहीं लिया गया. टू रोड्स डाइवर्स. टू रोड्स, पोएम के अंदर जो दो रोड्स हैं, यहाँ एक मेटाफर जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो यूज किया गया है. टू रोड्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि दो रास्ते, नहीं. पूरी की पूरी पोएम में हमें ऐसे लगेगा कि जैसे पोएट किसी जंगल से जा रहे थे, वहां दो रास्ते हैं, और इन्होंने लिटरेरी एलिमेंट्स का इतना ब्यूटीफुल तरीके से यूज किया है कि हमें ऐसा लगेगा कि हाँ सच में ये हमारे पोएट किसी फॉरेस्ट से जा रहे थे और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ. लेकिन नहीं, इनका कहने का मतलब कुछ और है. वो क्या है कि जो दो रोड हैं वो सिंबलाइज कर रहे हैं हमारी दो चॉइसेस को. हमारे पास लाइफ में हर जगह दो ऑप्शंस होते हैं, और उनमें से हमें कैसे हम एक को डिसाइड करते हैं और फिर कैसे मूव ऑन करते हैं. दोनों ऑप्शंस को हम कैसे देखते हैं कि इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हर चीज को एनालाइज करके हम फिर कैसे लाइफ में मूव ऑन करते हैं. सो टू रोड्स, यहाँ पर एक हमारा मेटाफर मीन्स लिटरेरी डिवाइस मेटाफर यूज हुआ है. अब शुरू करते हैं हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged. Diverged का मतलब होता है separated and took a different direction. कि separate होने के बाद जब अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं. येलो वुड, यहाँ येलो वुड का मतलब पीली लकड़ी नहीं है. हमारे ये जो पोएट होते हैं ये शब्दों के साथ खेलते हैं, बोलते कुछ है लेकिन उनका मतलब कुछ और होता है. यहाँ येलो वुड का मतलब है ऑटम सीजन में जो येलोइश कलर हो जाता है सारे के सारे पेड़ पौधों का, क्योंकि उनके पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं. ऑटम सीजन में पतझड़ में उनके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं येलो कलर के होके. तो येलो जो है हमारे ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है, पतझड़ को रिप्रेजेंट करता है. और जो वुड है इसका यहां मतलब है फॉरेस्ट. तो हमारे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्स हो रहे थे, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे. कहां? एक येलो वुड में, मीन्स ऑटम सीजन था, और ऑटम सीजन की मॉर्निंग में जब हमारे जो पोएट हैं वो किसी फॉरेस्ट से जा रहे थे, वहां वो एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहां दो रोड्स अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. तो अब पोएट क्या कहते हैं कि मुझे ये थोड़ा सा सैड फील हुआ क्योंकि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सका. एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला ही था. लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं वहां काफी देर तक रुका, मैंने विचार किया. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, फिर मैंने एक रास्ते को जितना दूर तक मैं उसे देख सकता था कि हाँ ये कहां तक जाएगा, उसको एनालाइज करने के लिए मैंने उसको जहां तक मैं देख सकता था मैंने उसको देखा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, आगे जाके वो बेंट हो जाता है अंडरग्रोथ में. अंडरग्रोथ का मतलब है डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, जो झाड़ियों की और पेड़ पौधों की डेंस ग्रोथ हो जाती है, घनी ग्रोथ हो जाती है, वहां जाने के बाद वो रास्ता मुड़ जाता है.
तो ये तो था इसका स्टैंजा का लिटरल मीनिंग, लेकिन अब हम जान लेते हैं इस स्टैंजा का एक्चुअल मीनिंग कि भाई एक्चुअल में पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं। कि जिस तरीके से पोएट के पास दो ऑप्शंस थे, इसी तरीके से लाइफ में हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक कैरियर ऑप्शन। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन हम कई बार ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट इस फील्ड में भी है, उस फील्ड में भी है, और हम उस टाइम पे थोड़ा सा सैड फील इसलिए करते हैं क्योंकि हम दोनों ऑप्शंस को चूज नहीं कर सकते लाइफ में, हमें किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को ऑप्ट करना होता है। सेम इज द केस विद आवर पोएट। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि वन ट्रैवलर का मतलब क्या है कि जैसे वो अकेले थे, इसी तरीके से लाइफ में भी हमें अकेले ही हमारे जर्नी को ट्रैवल करना होता है। हम भी लाइफ की जर्नी में अकेले ही ट्रैवलर हैं, वन ट्रैवलर हैं। लॉन्ग आई स्टूड, जिस तरीके से उन्होंने एक रास्ते को आराम से खड़े होकर देखा, इसी तरीके से जो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उनको वन बाय वन करके हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं, फिर हम किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करते हैं। सेकंड स्टैंजा, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब पोएट क्या कहते हैं, then took the other, कि मैंने फिर दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट किया, मीन्स उनके पास जो दूसरा रास्ता है अब उन्होंने फाइनली उसको चूज कर लिया। जस्ट एज फेयर का मतलब है एज गुड एज द अदर वन, कि बिल्कुल जो दूसरा रास्ता है वो उतना ही अच्छा उनको लगा जितना कि पहले वाला रास्ता। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और इस रास्ते में उनको थोड़ा सा बेटर क्लेम नजर आया। बेटर क्लेम का मतलब क्या है, बेटर ऑप्शन, कि ये रास्ते में उनको थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन दिखाई दिया, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, ये थोड़ा सा ग्रासी था, घास फूस वाला था, मीन्स इट वॉज लेस ट्रेवल्ड। एंड वांटेड वियर का मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड। वांटेड वियर का मतलब क्या है, हैड नॉट बीन यूज्ड, कि ये उनको थोड़ा सा अपीलिंग लगा ये रास्ता। क्यों लगा, क्योंकि ये यूज नहीं हुआ था, थोड़ा सा ग्रासी भी था, और इसको थोड़ा सा उनको ये अपीलिंग लगा, तो एक बेटर ऑप्शन इसके अंदर उनको नजर आया, इसलिए वो चूज करते हैं सेकंड रास्ते को। फिर वो इस पे चलते हैं। दो एज फॉर दैट का मतलब होता है विद रिगार्ड टू। अब किसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं, था पासिंग का मतलब है कि लोगों की वहां जो आवाजाही है। फिर वो थोड़ी देर के बाद उस रास्ते पर चलने के बाद क्या कहते हैं कि फिर मेरे को ये रियलाइज हुआ विद रिगार्ड टू द पासिंग, वहां की जो आवाजाही है वो देखने के बाद, दैट देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि वहां जो पासिंग थी लोगों की आवाजाही इस रास्ते पर भी, उसने भी दोनों को लगभग सिमिलरली वॉर्न आउट किया था। मीन्स अब पोएट को ये एहसास हो गया है कि ये रास्ता भी उतना ही ट्रेवल किया जा चुका है लोगों के द्वारा जितना कि फर्स्ट वन था। अब जानते हैं इसका जो डीप मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग। पोएट क्या कहते हैं कि जब हम ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेटर होगा, ये हमारे लिए गुड रिजल्ट्स को यील्ड करेगा, देन वी गो अहेड ऑन दैट ऑप्शन। फिर आगे जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना कि फर्स्ट वन था। फर्स्ट वन को हमने इसलिए छोड़ दिया कि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, उसमें डिसएडवांटेजेस थी, ज्यादा थी, ये वो। लेकिन बाद में हमें क्या रियलाइज होता है कि ये भी उतना ही चैलेंजिंग है जितना कि फर्स्ट वन था। हर रास्ते की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। स्टैंजा नंबर 3, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब पोएट क्या कहते हैं, जिन बोथ का मतलब यहाँ है दोनों रास्तों से, कि उस सुबह दोनों रास्ते इक्वली ले उनको इक्वली नजर आ रहे थे, क्योंकि ले का मतलब क्या है, पड़े हुए। उनपे क्या पड़े हुए थे, इन लीव्स, पत्ते। दोनों रास्तों पर उस सुबह इक्वल अमाउंट में पत्ते गिरे हुए थे, जिसकी वजह से दोनों इक्वल नजर आ रहे थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन का मतलब होता है वॉक्ड ओवर या कुचलना, वॉक्ड ओवर या कुचलना, कि उस सुबह कोई भी स्टेप का यहाँ मतलब है फुट स्टेप, कि लोगों की जो आवाजाही होती है, फुट स्टेप्स होते हैं, कि उन्होंने
ट्रोडन ब्लैक कि कुचलने के बाद जो पत्ते काले पड़ जाते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं था। नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, कि कोई भी ऐसा स्टेप वहां नहीं था जिसकी वजह से पत्ते काले हो गए हो। मींस अभी लोगों की आवाजाही वहां शुरू नहीं हुई थी। दोनों रास्तों पर जो फ्रेश लीव्स हैं, पतझड़ का मौसम था, अभी अभी जो पत्ते गिरे हैं वो एज इट इज थे। वहां पर अभी तक किसी ने कोई वॉकिंग नहीं शुरू की थी। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो पोएट क्या कहते हैं कि मैंने जो फर्स्ट रास्ता है उसको किसी और दिन के लिए रखा, कि मैं किसी और दिन आऊंगा फिर इसको ट्रेवल करूंगा। येट नोइंग, हालांकि ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरे रास्ते से कनेक्ट करता है, फिर वो और आगे हमें ऐसे ले जाता है, हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत दूर चले जाते हैं हम। आई डाउट इट इफ आई शुड एवर कम बैक। तो उनको अब ऐसा थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद ही वो कभी वापस आ पाए, और शायद फिर कभी वो उस रास्ते को जो उन्होंने चूज नहीं किया, द रोड दैट हैज नॉट बीन टेकन, कि उस रोड को शायद ही वो कभी दोबारा से ट्रेवल कर पाए, दोबारा से वहां आ पाए। इस स्टैंजा का जो डीप मीनिंग है वो क्या है कि जब हमें ऑप्शंस इक्वल दिखाई देते हैं, कि दो चॉइसेस हैं हमारे पास और दोनों इक्वल दिखाई देते हैं, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि अभी मैं ये ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, इस ऑप्शन को मैं बाद में देख लूंगा या बाद में इसके लिए ऑप्ट करूंगा। हालांकि पोएट फिर क्या कहते हैं कि हमें पता होता है कि शायद ही हम कभी उस रास्ते पर या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस आ पाए कि उस ऑप्शन को चूज कर सकें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये सिर्फ कंप्यूटर में ही होता है कि Ctrl+Z करो, वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो। लेकिन बेटा लाइफ में कभी भी कहीं पर भी Ctrl+Z और ये जो अंडू है ये ऑप्शन होता ही नहीं। आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, दैट इज फॉर परमानेंट, फिर उसी के हिसाब से बाकी की लाइफ आपको जीनी पड़ती है। Last stanza of our poem. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो पोएट क्या कहते हैं, I shall be telling this, कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है मैं इसे बता रहा हूँगा with a sigh, डीप ब्रेथ के साथ, एक मान सकते हो चैन भरी सांस के साथ वो बता रहे होंगे, समवेयर कहीं ना कहीं, एजेस एंड एजेस सालों बाद, हैंस का यहाँ मतलब है फ्यूचर में, कि फ्यूचर में इस डिसीजन को वो बड़े आराम से एक चैन की सांस लेते हुए बता रहे होंगे कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, की किसी फॉरेस्ट में दो रास्ते डाइवर्स हो रहे थे, एंड आई और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, उस रास्ते को चूज किया, दैट वाज लेस ट्रेवल्ड, जिस रास्ते पर बहुत कम लोग जाते थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी की वजह से जो भी डिफरेंस है, जो भी मेरी लाइफ है, जिस मुकाम पर मैं आज हूं, सिर्फ मैं उसी डिसीजन की वजह से हूं। तो जो मेन हमारे पोएट कहना चाहते हैं कि उन्होंने कैसा रास्ता चूज किया, दैट वाज लेस ट्रेवल, जहां बहुत कम लोग जाते हैं। मीन्स वो ये क्लेम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, हमें ये बोलना चाहते हैं कि हमें हमेशा उस रास्ते पर नहीं जाना है जहां जिसको सभी चूज कर रहे हैं। नहीं, भेड़ चाल नहीं चलनी है, जहां आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑप्शन ए में है, जिसको बहुत सभी सेलेक्ट कर रहे हैं, सभी उसी रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम वहां डरते हैं जिस रास्ते को बहुत कम लोग चूज करते हैं उस पर जाने के लिए। तो हमें वो नहीं डरना है, अपने आप को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सारी चीजों को देखते हुए कि हम जो उस रास्ते पर चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या हम उनको फेस करेंगे या नहीं, हार्ड वर्क उतना कर सकते हैं या नहीं, तो उस हिसाब से भेड़ चाल चलने की जरूरत नहीं है। अपना खुद का रास्ता जहां बहुत कम लोग जाते हैं, वो रास्ता भी आप चुन सकते हो लाइफ में सक्सेस होने के लिए। और एक बार जो रास्ता चुन लेते हो, वही फिर आपकी ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, शेप देता है। उसी के हिसाब से फिर हमारी बाकी की लाइफ चलती है। Along with the literary elements, we will also discuss theme of the poem at the end of the video. So let's get started. सबसे पहले जानते हैं कि राइमिंग स्कीम किसी भी पोएम के अंदर कैसे फाइंड आउट की जाती है। वन इम्पोर्टेंट थिंग कि बहुत सारी पोएम्स ऐसी होती हैं जिनमें राइमिंग स्कीम हर स्टैंजा की अलग अलग होती है, लेकिन कुछ एक पोएम्स ऐसी भी होती हैं जिनमें थ्रू आउट द पोएम एक ही राइमिंग स्कीम को फॉलो किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी पोएम के अंदर राइमिंग स्कीम को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं।
राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करने के लिए हमेशा कोई भी पर्टिकुलर स्टेंजा है उसके लास्ट वर्ड्स को देखा जाता है। लास्ट वर्ड क्या है यहाँ? वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडरग्रोथ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो लास्ट वर्ड्स है उनको अंडरलाइन किया उनको। अब हम चेकआउट करेंगे जो फर्स्ट साउंड है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जो लास्ट में, उसको हम डिनोट करते हैं ए से। अब बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं, अगर इसके जैसी आवाज है वहां, इसके जैसी अगर साउंड है, तो उनको भी हम ए से ही डिनोट करेंगे। अब बोथ तो डिफरेंट साउंड होगी, अगर डिफरेंट साउंड है तो हम डिफरेंट साउंड के लिए यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा लेटर बी, फिर स्टूल। अब वुड और स्टूल दे बोथ आर साउंडिंग सेम, सो इसको हम डिनोट करेंगे ए से। फिर कुड क्या है, यही सेम साउंड आई, वुड, स्टूल, कुड, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा। अब ग्रोथ और बोथ ग्रोथ सेम है, तो ये बोथ हमारी कौन सी साउंड से, किस लेटर से हमने रिप्रेजेंट किया था? बी से, तो ग्रोथ को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। तो ये हो गई हमारी राइमिंग स्कीम ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। लास्ट के फिर से वही, यही रूल हर पोएम के हर स्टेंजा पे अप्लाई होगा। लास्ट वर्ड्स को चेक करो, फेयर, क्लेम, वियर, देयर, सेम। अब जो फर्स्ट वर्ड है इसमें जो साउंड है वो हमेशा डिनोट करते हैं हम ए से। अब इसके जैसी जितनी भी साउंड है उनको हम ए से ही डिनोट करेंगे। क्लेम इसके जैसे नहीं है, वियर, फेयर, वेयर सेम है, तो हम क्या यूज करेंगे? ए। देयर अगेन सेम है, ए। सेम ये थोड़ी सी अलग है। अब आ जो बच गए हैं, अब आ क्लेम ये एक अलग साउंड है, तो नेक्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या यूज हो जाएगा? बी। अब इसके जैसी साउंड देखो, क्लेम सेम, तो ये भी क्या हो गया? बी। तो अगेन राइमिंग स्कीम क्या हुई हमारी? ए बी ए ए बी, ए बी ए ए बी। नाउ थर्ड स्टेंजा, लास्ट वर्ड्स ले, ब्लैक, डे, वे, बैग। ले में जो फर्स्ट साउंड है हमारी ले, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फाबेट ए से। उसके बाद चेक करो, ले जैसी और कौन सी साउंड है? ब्लैक अलग है, डे सेम है, तो अगेन क्या हो गया? ए, वे, फिर से ए। अब बैक अलग है। अब जो बच गए वहां से आओ, इसको हमने, इस साउंड को हमने प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है ब्लैक ये हमारी डिफरेंट साउंड है, इसको रिप्रेजेंट किया अल्फाबेट बी से। फिर अब इसके जैसी देखो, ब्लैक, बैग, ये भी सेम साउंड है, तो ये भी क्या होगी हमारी? बी। तो राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी ए ए बी। तो लास्ट स्टेंजा में देखते हैं साई। लास्ट वर्ड क्या है? साई, हैंड्स, आई, बाई, डिफरेंस। तो साई जो फर्स्ट साउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट ए से। अब इसके जैसी और सिमिलर कौन सी है? साई, आई, बाई, तो ये क्या है? ए। ये भी क्या हो गया हमारा? ए। अब हैंड्स और डिफरेंस, नेक्स्ट क्या? साई हमने रिप्रेजेंट कर दिया, नेक्स्ट लाइन में क्या है हमारा? हैंड्स। डिफरेंट साउंड है, तो डिफरेंट अल्फाबेट यानी कि ए के बाद क्या होगा? बी। अब इसके जैसे चेक करेंगे, हैंड्स, डिफरेंस, तो ये क्या हो गया? बी। ए बी ए ए बी। सो वी कैन से in this poem, throughout the poem, only one rhyming scheme is there, and that is A B A A B, A B A A B. Now हमारा लिटरेरी एलिमेंट है मेटाफर। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार, जिसमें जो वर्ड्स इस तरीके से दो वर्ड्स का कंपैरिजन किया जाता है जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, उनका लिटरल मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उनको कंपेयर किया जाता है। जैसे कि रोड्स को यहाँ किसके साथ कंपेयर किया गया? चॉइसेस के साथ। तो रोड्स क्या है? एक मेटाफर है चॉइस के लिए। मीन्स रोड का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग सड़क, लेकिन यहाँ पे उसका क्या मतलब है? चॉइसेस। मीन्स लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग मीनिंग होता है, इस तरीके से उनको कंपेयर किया जाता है। तो वहां पे हमारा जो लिटरेरी डिवाइस यूज होता है वो होता है मेटाफर, मीन्स रूपक, कि शब्द हैं कुछ लेकिन उनका मीनिंग कुछ और होता है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी, येलो वुड, अंडरग्रोथ, ग्रासी, ले इन लीव्स,
तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, इन्होंने एक इमेज क्रिएट की है फॉरेस्ट की हमारे माइंड में। तो पोइट ने ये इस टाइप के वर्ड्स थ्रू आउट द पोएम यूज किए हैं, येलो वुड, अंडरग्रोथ, ग्रासी ग्ले इन लीव्स, टू क्रिएट एन इमेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ऑटम सीजन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड टुगेदर और क्लोजली, जो बिल्कुल थोड़े से नजदीक प्लेस किए जाते हैं। उन वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिशन होती है तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे वांटेड वियर, वांटेड वियर में डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट। इसी तरीके से दो दैट, दो दैट कहाँ आया था हमारा, ये रहा दो एज फॉर दैट। अब बोलोगे सर बीच में तो एज फॉर आ गया, लेकिन फिर भी ये क्या है, दोनों थोड़ा सा क्लोजली प्लेस किया गया है दोनों वर्ड्स को। तो इसमें भी टी एच है और इसमें भी टी एच, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। एनाफोरा, एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस में क्या होता है, अगेन रिपीटिशन होता है वर्ड्स और फ्रेजेस का, लेकिन ये रिपीटिशन होता है सक्सेसिव लाइंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में। जो वर्ड्स और फ्रेजेस जिनका रिपीटिशन होगा वो बिल्कुल जो आने वाली लाइंस है उनके बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा। जैसे कि एंड, अब इस लाइन में एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो नेक्स्ट सक्सेसिव लाइन में फिर से एंड स्टार्टिंग में है, उससे जो सक्सेसिव लाइन है उसमें भी एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में वर्ड्स और फ्रेजेस का जो रिपीटिशन है उसको बोलते हैं एनाफोरा। अब हमारा एक लिटरेरी डिवाइस है रिपीटिशन, जिसको मैं बहुत बार बता चुका हूं। रिपीटिशन का मतलब है किसी भी वर्ड, लाइन या फ्रेज का रिपीट होना, और वो जरूरी नहीं है कि वो साथ में यूज हो, वो कहीं पर भी उनका रिपीटिशन हो सकता है। सपोज करो कि एक लाइन पोएम में स्टार्टिंग में लिखी गई, फिर 4-5 स्टैंजा के बाद दूसरी लाइन लिखी गई, अगर वो सेम लाइन है तो भी हम क्या बोलते हैं, उसको रिपीटिशन। इसी तरीके से हमारी जो पोएम है इसके अंदर क्या था, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, सेम लाइन वाज रिपीटेड in the lasst stanza, that is two roads diverged in a wood, two roads diverged in a wood। इसी तरीके से फर्स्ट स्टैंजा में थी two roads diverged in a wood। तो ये क्या है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या रिपीटिशन ऑफ ए लाइन। So finally, let's discuss about theme of our poem. The poem deals with the choices that one makes in life. मीन्स जो भी चॉइसेस हम अपनी लाइफ में लेते हैं ये उनके बारे में डील्स करती हैं। जो भी डिसीजंस हम अपने जीवन में लेते हैं उनके बारे में हमारी पोएम डील करती है। इट ऑल्सो डील्स विद द रिग्रेट वन फील्स ऑफ चूजिंग वन चॉइस ओवर द अदर, कि जब हम एक चॉइस को छोड़ के दूसरी चॉइस को ऑप्ट करते हैं, एक डिसीजन को छोड़ के दूसरा डिसीजन लेते हैं, और कई बार जब हमारा वो डिसीजन गलत हो जाता है तो हम उस पर पछताते भी हैं। तो ये उस चीज को भी दर्शाती है। इट ऑल्सो डील्स विद द रिग्रेट ऑफ दैट। ओवरऑल वी कैन से द पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट मेक अस, जो हमें बनाती हैं। थैंक यू।